गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। आज डिटरमिनेंट्स का आखिरी क्लास होगा। आज हम डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट कर देंगे और अगले क्लास में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। देखिए, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है तो कैसे देखते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यानी आज हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का टेस्ट करना सीखेंगे, है ना। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे कंसिस्टेंट कहते हैं और यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ये सब बात आपको बता चुके हैं और सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है ये भी हम आपको बता चुके हैं। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन भी हुआ था। देखिए, आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। 2 वेरिएबल वाला भी हो सकता है, 3 वेरिएबल वाला भी हो सकता है, तरीका वही है। तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। We have to check the consistency of above system, यानी ऊपर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसके कंसिस्टेंसी का जांच करना है। यानी हमें देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए हम आपको बताए हैं कि क्वेश्चन में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसके मदद से आप 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। ये सब आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, है ना। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसके मदद से आप 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। एक होता है मैट्रिक्स ए जो कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से बनाते हैं। दूसरा होता है मैट्रिक्स एक्स जो कि वेरिएबल्स का होता है एक्स वाई जेड। और तीसरा होता है मैट्रिक्स बी जो कि कांस्टेंट d1 d2 d3। तो ये 3 मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब हम आपको पिछला दिन एक बात बताए थे कि जब आपको x का वैल्यू निकालना है ना, जब मैट्रिक्स x का वैल्यू निकालना है तो आपको एक फार्मूला बताए थे, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ a। इस तरीके से आपको ये फार्मूला पिछले क्लास में बताया गया था। अब देखिए होता क्या है, यदि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं है, यदि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं है तो आपको मालूम है कि यदि डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होता है ना। किसी भी टर्म का या किसी भी रेशियो का, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर मिलेगा। यानी यदि डिटरमिनेंट a 0 नहीं है तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। और जब वैल्यू मिलेगा यानी कि जब सॉल्यूशन मिलेगा तो उससे हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। यानी कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है इसका मतलब कि ये सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो यदि डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है इसका मतलब हुआ, है ना, गिवन सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। गिवन सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट यानी यदि डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब सुनिए, पहला बात हो गया। दूसरा बात, यदि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ गया, यदि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ गया, यदि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ गया तो जब देखिए जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ जाएगा तब आप न्यूमरेटर का भी वैल्यू फाइंड करिएगा, है ना। तब न्यूमरेटर का भी वैल्यू फाइंड करिएगा। तो यदि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ जाए तब हम लोग इसको फाइंड करेंगे। देन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ जाए तब आप ये भी फाइंड करिए, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, इसका भी वैल्यू निकालिए। अब देखिए इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 2 कंडीशन हो सकता है
या तो इसका वैल्यू 0 है या 0 नहीं है, है ना। जब हम इसका वैल्यू निकाले तो यहाँ पे दो बात हो सकता है, या तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा या इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, है ना। देखिए, तो जब एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इसका वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कंसिस्टेंट, 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जब 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, है ना। हम आपको सिखाएं कि जब डिटरमिनेंट ऑफ A 0 आ जाएगा तब आप इसका वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। अब इसका वैल्यू देखिए, या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। तो जब इसका वैल्यू 0 आ गया तो कंसिस्टेंट, और 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। ऐसा क्यों होता है आप थोड़ा समझिए। जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 0/0, हम कहेंगे आपको 0/0 का वैल्यू बताइए, तो कोई कहेगा 0/0 1 हुआ, कोई कहेगा 0/0 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। तो 0/0 आप कुछ भी कर सकते हैं। 0/0 को अगर कोई 1 कहता है सही बोला, 0/0 कोई 2 कहता है वो भी सही, 3 कहता है वो भी सही, 4 कहता है वो भी सही है। यानी 0/0 का यूनिक वैल्यू नहीं होगा। 0/0 को अगर आप 1 कहते हैं, 0/0 को अगर आप 1 कहते हैं तो ये कहना सही है। बोलो क्यों सही है? क्योंकि 0 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। आपको मालूम है ना कि 15/5 आप 3 कहते हो, ये 3 कहना सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब आप 5 में 3 गुना करेंगे 15 आ जाएगा, यानी ये सही है। तो 0/0 को 1 कहना सही है, बिकॉज 0 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। कोई कहेगा 0/0 को हम 2 कहेंगे, बोलो ये भी सही है, 0 × 2 0 आ जाएगा। 0/0 3 कहेगा वो भी सही है, 4 कहेगा जो भी सही। यानी 0/0 तुम कुछ भी कह सकते हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ, बात को समझिएगा। हम आपको बताएं कि यदि देखिए, यदि डिटरमिनेंट ऑफ A 0 हो गया, यानी कि यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया, यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया, यदि डिटरमिनेंट ऑफ A 0 हो गया, तब आप न्यूमरेटर फाइंड करिए, न्यूमरेटर फाइंड करिए, और ये वाला भी 0 आ गया, है ना। हम आपको क्या सिखाएं कि जब डिटरमिनेंट ऑफ A 0 आ जाए तब आप न्यूमरेटर को फाइंड करिए, यानी ऊपर वाला फाइंड करिए। ऊपर वाला भी हम मान लिए कि 0 आ गया। तो आप सोचो x = 0/0, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आपको सिखाया कि अगर 0/0 है तो कोई 1 भी लिख देगा, 2 भी लिख देगा, 3 भी लिख देगा, 4 भी लिख देगा, 5 भी लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। तो जब x का वैल्यू 0/0 है तो इसका आंसर यूनिक नहीं है, बहुत सारा आंसर हो सकता है। तो x का वैल्यू बहुत सारा, यानी बहुत सारा सॉल्यूशन, यानी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो जब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो वैसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में आपको बताया कि यदि सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे यूनिक मिले चाहे इनफिनिटली मेनी मिले, तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। तो जब ऊपर नीचे दोनों 0 हो जाए, यानी न्यूमरेटर भी 0 है और डिनोमिनेटर भी 0 है, दोनों 0 है, तो वैसे केस में x का यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। और जब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा तो उसे भी कंसिस्टेंट ही कहते हैं। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। अब आप सोचिए कि जब डिनोमिनेटर 0 है, ऊपर वाला 0 है, सॉरी डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला 0 है और ऊपर वाला 0 नहीं है, ऊपर वाला 0 नहीं है, ऊपर वाला मान लीजिए 2 है, जो भी है ना। तो कोई नंबर, कोई नॉन जीरो नंबर आर डिवाइडेड बाय 0, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है नॉट डिफाइंड, या है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। बात को समझिए। अगर ऊपर वाला 0 नहीं है, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला 2 है और नीचे वाला 0 है, तो 2/0, तो
किसी नॉन जीरो नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी आता है। तो x का वैल्यू इन्फिनिटी, x का वैल्यू इन्फिनिटी मींस क्या हुआ? इन्फिनिटी मिलता ही नहीं है, कोई आदमी इन्फिनिटी देखा ही नहीं है, इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी x का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ? नो सॉल्यूशन, है ना। जब डिटरमिनेंट जीरो हो गया, ऊपर वाला जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो बाई जीरो ये इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी कहने का मतलब, इंफिनिटी कहने का मतलब इंफिनिटी एक ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका x का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, x का वैल्यू मींस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। यानी आपको जब भी क्वेश्चन में कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वाला, है ना, चेक करने के लिए कहेगा, आपको क्वेश्चन में जब भी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए कहेगा तो तरीका क्या होगा? आप सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तब तो कंसिस्टेंट हो ही गया। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, यानी नीचे वाला जीरो नहीं है, तब वो कंसिस्टेंट हो गया। ऊपर वाले से आपको कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तब वो कंसिस्टेंट हो गया, ऊपर वाला क्या है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले और जीरो आ गया, तो जब डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, यानी जब नीचे वाला जीरो हो जाए, तब आप ऊपर वाला भी निकालेंगे। अगर ऊपर वाला भी जीरो आ गया तो कंसिस्टेंट, और ऊपर वाला जीरो नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। आप ये थ्योरी ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, अब हम आपको कंसिस्टेंसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिएगा, ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम अभी 2 वेरिएबल वाला किए हैं, अगर 3 वेरिएबल वाला भी रहेगा तो उसका भी वही प्रोसेस होगा, आप बनाइएगा 3 वेरिएबल वाला। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं, क्वेश्चन पढ़ करके आप 3 मैट्रिक्स तैयार करिए। पहला मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए कैसे बनाते हैं? तो xy के कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट देखो यहाँ कितना है? 1 है, y का कोफिशिएंट 2, फिर देखिए x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं x। तो यहाँ पे मैट्रिक्स x बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स x तब बनाते हैं जब हमें xy का वैल्यू फाइंड करना होता है तब। अभी हमें खाली देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो इसको बनाना जरूरी नहीं है। अब मैट्रिक्स x मत बनाइए, जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स b लिखिए डायरेक्ट। तो मैट्रिक्स b कैसे बनाते हैं? कांस्टेंट का, कांस्टेंट कौन कौन है? 2 3। हमें देखना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 1 2 2 3, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसका वैल्यू निकालिए, 3 - 4, देखिए तो -1 आया, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो क्या बोल देंगे? कंसिस्टेंट। चलिए अब आपको हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें भी आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जांच करना है। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए बनाएंगे, xy के कोफिशिएंट का 1 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ देखो 2 है 6 है। और मैट्रिक्स बी बनाइए, कांस्टेंट का 5 8। अब सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 2 6, तो 6 - 6 देखिएगा तो 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा
तब आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये फाइंड करिए। मैं आपको अभी थ्योरी में बताया है कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तब आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये वाला 0 आ जाएगा तो कंसिस्टेंट, और ये 0 नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। चलिए तो वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। हम आपको एडजॉइंट निकालने का तरीका बता चुके हैं, आप लेक्चर नंबर 9 में जाके देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है ये सब आपको बताया गया है। हम अभी डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। जब हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो मिलेगा 6 -3 -2 -1, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। 6 -3 -2 1। चलिए तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। आप अपने से निकालिएगा, आपको यही मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए, अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये निकालिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए तो 6 -3 -2 1 इनटू बी, तो मैट्रिक्स बी देखिए 5 8। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलता है। इसका रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई किया जाता है तो 6 × 30 -3 × 8 -24। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -10 + 8, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है? 30 में से 24 ये हो जाएगा 6 -10 + 8 -2। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू मिला एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी का जो वैल्यू मिला ये 0 नहीं है, नॉन जीरो है। जीरो मैट्रिक्स तब होता है जब उसका सारा एलिमेंट 0 हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो एलिमेंट है वो 0 नहीं, यानी ये नॉन जीरो है। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर नॉन जीरो आएगा तो हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी ये जो सिस्टम दिया हुआ है ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। देखिए अब आपको 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इसमें 3 वेरिएबल है x y z है। इसके पहले हम आपको 2 वेरिएबल वाला बताए थे। प्रोसेस वही रहता है, चाहे 2 वेरिएबल हो चाहे 3 वेरिएबल हो, प्रोसेस वही। आपको सबसे पहला काम मैट्रिक्स ए बनाना है। मैट्रिक्स ए कैसे बनाते हैं? x y z के कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट देखिए 1 -1 1 1 -1 1, फिर देखिए 2 1 -1 2 1 -1 -1 -2 2 -1 -2 2। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। अब बनाइए मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी कैसे बनता है? कांस्टेंट का, मैट्रिक्स बी यानी कांस्टेंट का 3 2 1, ये हो गया। अब हमें देखना है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 -1 1 2 1 -1 -2 2। आप जब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो 0 आएगा। आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सब बता चुके हैं, आप खुद से निकालिएगा, 0 आएगा। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तब हम लोग फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा, है ना। ये थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा। आपको तरीका बताया गया है। जब आप एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 0
-3 ये आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। जब आप एडजॉइंट निकालिएगा आपको यही मिलेगा। चलिए तो हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं 0 0 0 -3 3 3 फिर -3 3 3 इंटू बी, तो मैट्रिक्स बी देखिए 3 2 1 3 2 1। आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, इसका रो इसका कॉलम, तो 0 इंटू 3 0 0 इंटू 2 0 0 इंटू 1 0। फिर देखिए दूसरा रो पहला कॉलम -3 इंटू 3 -9 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 1 यानी 3। फिर देखो तीसरा रो पहला कॉलम -3 इंटू 3 -9 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 1 3। तो आप इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 0 0 0। तो देखिए ये 0 0 आ रहा है यानी जीरो मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसका वैल्यू हम लोग निकाले तो 0 आ गया। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इसका वैल्यू 0 आता है तो क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। ये हो गया आपका कंसिस्टेंट सिस्टम। चलिए देखिए अब हम आपको है ना सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस को यूज करते हुए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x y z का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाना है। तो मैट्रिक्स ए कैसे बनाते हैं? कोएफिशिएंट का 1 1 1। फिर देखिए 1 -2 3 1 -2 3 2 -1 1 2 -1 1। ये हो गया मैट्रिक्स ए। चलिए अब आपको बनाना है मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स कैसे बनाते हैं? वेरिएबल्स का, वेरिएबल कौन कौन है? x y z, x y z। तीन मैट्रिक्स बनाया जाता है। मैट्रिक्स ए बनाना है x y z के कोएफिशिएंट का, मैट्रिक्स एक्स बनाना है वेरिएबल्स का x y z, मैट्रिक्स बी बनाना है कांस्टेंट का 3 2 2। ये हो गया। अब हमें देखिए सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x y z निकालना है। तो x y z का मतलब मैट्रिक्स x निकालना है। तो मैट्रिक्स x निकालने का फार्मूला आपको बताया था कल, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस फार्मूले से रख देते हैं तो x का वैल्यू निकल जाता है। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होगा। चलिए वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 1 1 1 1 -2 3 2 -1 1। आप इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा 9। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू आएगा 9। आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा 9 आएगा। चलिए डिटर्मिनेंट निकल गया। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ a। तो आप एडजॉइंट निकालिएगा। एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको बताया गया। डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तब जाके एडजॉइंट ऑफ a आता है। तो आप खुद से निकालिएगा, आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 1 -2 5 5 -1 -2 एंड 3 3 -3। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ a। अब यहां पे रख दीजिए, x का वैल्यू मिल जाएगा। अब करना क्या है, तो x बराबर जो फार्मूला बताए हैं उस फार्मूला में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। x बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी।
एडजॉइंट ऑफ ए के जगह पे देखिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पे रख दीजिए 1 -2 5 5 -1 -2 3 3 -3। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो मैट्रिक्स बी माने 3 2 2 3 2 2 और डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देता है 9। अब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया गया है, आप मल्टीप्लाई करिए। तो जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ऐसा मिलेगा 9 9 9, ऐसा मिलेगा, है ना, 9 9 9 मिलेगा। तो x इक्वल टू, अब देखिए इस मैट्रिक्स में 9 डिवाइड करना है, तो 9 प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो 9/9 1, फिर 9/9 1, फिर 9/9 1। तो मैट्रिक्स x मिल गया। अब मैट्रिक्स x क्या था? मैट्रिक्स x था xyz। मैट्रिक्स x का मतलब क्या है? xyz। xyz इक्वल टू 1 1 1। तो यहां से आप देखिए आंसर हो गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। ये हो गया xyz का वैल्यू। देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, उसके बाद कहता है A इनवर्स फाइंड करिए, और जो इनवर्स निकलेगा इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकलेगा उसी के मदद से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। मैट्रिक्स A दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालिएगा और जो इनवर्स निकलेगा उसी के मदद से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग A इनवर्स निकालने वाला काम करेंगे। चलिए तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है, देखिए मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मैट्रिक्स A क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 -3 5 3 2 -4, उसके बाद 1 1 -2। ये हो गया मैट्रिक्स A। अब देखिए हमें कहता है इसका इनवर्स फाइंड करिए, तो आपको A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे, हम आपको बताए थे A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ A। ये होता है A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है और इसका डिटरमिनेंट निकालना है। आप खुद से निकालेंगे, सब हम बता चुके हैं। आप एडजॉइंट ऑफ A निकाल करके यहाँ रख दीजिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल करके नीचे रख दीजिएगा, और जब सॉल्व करिएगा तो A इनवर्स का वैल्यू मिलेगा, A इनवर्स का वैल्यू मिलेगा 0 1 -2 -2 9 -23, उसके बाद -1 5 और -13। तो ये होगा A इनवर्स का वैल्यू, ये होगा A इनवर्स का वैल्यू। A इनवर्स का वैल्यू मिल गया। अब कहता है कि जो इनवर्स निकला है इसी के मदद से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये गिवन सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? xyz का वैल्यू निकालना। सॉल्व करने का मतलब होता है xyz का वैल्यू निकालना, और xyz को मैट्रिक्स X कहते हैं, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो मैट्रिक्स X निकालना है तो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं एडजॉइंट ऑफ A इनटू B और डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ A। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए तो एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ A, इसके बदले हम A इनवर्स लिख सकते हैं। इसके बदले लिखिए A इनवर्स इनटू B। तो A इनवर्स तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, A इनवर्स ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो A इनवर्स का वैल्यू रख देना,
ए इनवर्स यहाँ रख दीजिए, 0 1 -2 -2 9 -23, फिर यहाँ देखिए -1 5 -30। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स इनटू बी। मैट्रिक्स बी क्या होता है, तो जो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को ही हम लोग मैट्रिक्स बी कहते हैं। तो कांस्टेंट यहां देख लीजिए, 16 -4 -3, 16 -4 -3, यही होता है मैट्रिक्स बी। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी यहां रख दीजिए, 16 -4 -3। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा, ए इनवर्स इनटू बी, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा 2 1 3। आप आराम से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करिएगा, यही मिलेगा 2 1 3। तो मैट्रिक्स x मिल गया 2 1 3। तो मैट्रिक्स x का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स x का मतलब x y z इक्वल टू 2 1 3। इसका मतलब हुआ x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 3। इसका मतलब हुआ x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3। तो इस तरीके से हम लोग x y z का वैल्यू निकाल दिए। अब जो है हम लोग अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर लिए। 12th का जो अलजेब्रा है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। 12 मार्क्स का हम लोग तैयारी कर लिए। अगले दिन से हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई करेंगे।